दोस्तों, मैं हूं प्रभात पोद्दार और मैं आपका स्वागत करता हूं मास्टर्स इंस्टीट्यूट भोपाल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट की। बजट पे आपने शायद बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और आमतौर पर उन वीडियोस में चर्चा की जाती है कि भाई इस बार के बजट में नया क्या है, कौन से टैक्स लगे और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ अलग चर्चा करने वाले हैं। हम एक्चुअली बात करने वाले हैं बजट की संरचना यानी उसके स्ट्रक्चर की, कि एक्चुअली पैसा आता कहाँ से है सरकार का और पैसा खर्च कहाँ होता है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है जिसको हम घाटा कहते हैं, उसकी पूर्ति कैसे की जाती है और उसका असर देश की इकोनॉमी पे क्या करता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए साहब, देश के बजट के दो हिस्से होते हैं, रिसीट यानी प्राप्तियाँ और एक्सपेंडिचर यानी व्यय या खर्च। रिसीट यानी पैसा आएगा कहाँ से और एक्सपेंडिचर यानी पैसा जाएगा कहाँ पे। तो शुरुआत करेंगे, जाहिर सी बात है कि पहले पैसा कमाएंगे कहाँ से। तो देखिए, रिसीट और एक्सपेंडिचर को हमने फिर दो हिस्सों में बांटा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को अंग्रेजी में कहा जाता है रेवेन्यू यानी राजस्व, यानी कि शॉर्ट टर्म की कमाई रेवेन्यू रिसीट यानी राजस्व प्राप्तियां, और शॉर्ट टर्म का खर्चा यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्च है। इसी प्रकार से लॉन्ग टर्म को कहते हैं कैपिटल, यानी लॉन्ग टर्म की कमाई को आप कहेंगे कैपिटल रिसीट यानी पूंजीगत प्राप्तियां, और लॉन्ग टर्म के खर्चे यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च है। तो नया सवाल उठेगा आपके मन में कि भाई ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसकी दो डेफिनेशंस दी जा सकती हैं। पहली डेफिनेशन ये है कि भाई कोई भी कमाई हो जिसका असर 1 साल से कम हो, या कोई भी खर्चा हो उसका असर 1 साल से कम हो, तो वो शॉर्ट टर्म है। और कोई भी कमाई या कोई भी खर्चा हो जिसका असर 1 साल से ज़्यादा हो तो वो लॉन्ग टर्म है। इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने आज की तारीख में एक मकान खरीदा, तो जाहिर सी बात है वो आपकी कमाई है या खर्चा है, तो वो आपका खर्चा है। मकान खरीदा है ना, आपका खर्चा है। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो जाहिर सी बात है सर कि एक मकान जो होगा वो 1 साल से कहीं ज़्यादा वक्त तक आपके उपयोग में आएगा। तो वो किस प्रकार का खर्चा है? लॉन्ग टर्म का खर्चा है, क्योंकि खर्चा भले ही आपने एक बार किया है लेकिन उसका असर आप पे कई सालों तक रहेगा। लेकिन अगर आपको उसका बिजली का बिल भरना है तो आपको हर महीने भरना है, और उस बिल की जो ड्यूरेशन है वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। यानी आपने इस बार का बिजली का बिल भरा, इस महीने की बिजली का उपयोग किया, बात ख़त्म, अगले महीने फिर काम करेंगे। इसी प्रकार से कमाई भी होती है। तो ये एक डेफिनेशन होती है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की। अच्छा, एक डेफिनेशन और होती है, कोई भी कमाई या खर्चा जिसका असर संपत्ति पे पड़े, कोई भी कमाई या खर्चा जिसका असर संपत्ति पे पड़े, यानी चाहे संपत्ति बढ़े या कम हो, तो उसको आप कहेंगे लॉन्ग टर्म। और अगर कोई असर ना पड़े चाहे कमाई और खर्चे का, उसको आप कहेंगे शॉर्ट टर्म। यानी मान लीजिए कोई आदमी नौकरी करता है, उसको उसकी हर महीने सैलरी मिलती है, तो भाई इससे ना उसकी संपत्ति बढ़ी ना कम हुई, तो ये उसकी शॉर्ट टर्म की कमाई है। लेकिन अगर उसकी जगह उसने अपना मकान बेच दिया और पैसा प्राप्त किया, तो भाई उसकी संपत्ति का लेवल कम हो गया। इसको क्या कहा जाएगा? लॉन्ग टर्म की कमाई। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है बजट का, जिसके दो हिस्से होते हैं। पैसा आएगा कहाँ से, यानी रिसीट प्राप्तियाँ, और पैसा खर्च कहाँ होगा, यानी एक्सपेंडिचर यानी व्यय यानी खर्च है। उसके बाद हमने उसको दो हिस्सों में फिर बांटा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को बोला आपने रेवेन्यू यानी राजस्व, लॉन्ग टर्म को बोला कैपिटल यानी पूंजीगत। तो मान लेते हैं आप देश के वित्त मंत्री हैं, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? जाहिर सी बात है आप कमाई से शुरुआत करेंगे कि देश पैसा कमाएगा कहाँ से। और पैसा कमाने का जो सबसे बड़ा साधन है आपके पास वो है टैक्स। अब देखिए भाई, टैक्स होते हैं 2 प्रकार के। टैक्स को पहली बात तो हमने कहाँ रखा है? रेवेन्यू रिसीट में रखा है, यानी शॉर्ट टर्म की कमाई है। क्यों कमाई है? क्योंकि ये कमाई ऐसी है जो हर साल होने वाली है। जैसे सैलरी होती है, हर महीने मिलती है, तो सरकार को भी टैक्स हर बार मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आदमी कह देगा भैया एक बार हमने इनकम टैक्स भर दिया, अगली बार नहीं भरेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो जो साहब टैक्स होते हैं, कर जिनको कहते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को हिंदी में कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। नया सवाल, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बीच में अंतर, डिफरेंस क्या होता है, तो उसको समझेंगे। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसके भार को हम किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते, और एक इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर वो होता है जिसके भार को हम किसी और पे डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आज आप नौकरी कर रहे हैं,
आपने महीने भर में, साल भर में नौकरी करके कुछ तनख्वाह कमाई, इस पर आपको इनकम टैक्स भरना है। अब आप ऐसा कह नहीं सकते ना कि ये टैक्स मैं नहीं भरूंगा, कोई मेरा पड़ोसी भर देगा। यानी एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका बोझ आपको ही उठाना है, तो ये हो जाता है डायरेक्ट टैक्स। लेकिन मान लेते हैं आपकी एक फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री में 100 रुपये के जूते बनाए। अब भारत सरकार कहेगी भैया तुमने प्रोडक्शन किया है, इस पर हमको टैक्स दो, जीएसटी दो 10%, 20%। तो मान लीजिए 20% का टैक्स है, तो 100 रुपये का जूता है, 20 रुपये का टैक्स है, तो आपको घर में कितने का पड़ा वो जूता? 120 रुपये का। जाहिर सी बात है, अब आप ये किसी डीलर को बेचोगे तो 120 से कम में थोड़ी बेचोगे, 120 के ऊपर ही बेचोगे, 125, 130 में। यानी आपने टैक्स की जिम्मेदारी भी साथ में किस पे शिफ्ट कर दी? डीलर पे। डीलर ने 130 में खरीदा, अब ये व्यक्ति किसको बेचेगा? रिटेलर को, बायर को बेचेगा, अंतिम यूज़र को 130 से ऊपर में ही बेचेगा। यानी हर व्यक्ति क्या कर रहा है? अपने टैक्स की जिम्मेदारी अगले व्यक्ति पे डाल रहा है। ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं साहब? इनकम टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, या फिर आपके कॉरपोरेशन जो देते हैं, यानी बड़ी बड़ी कंपनी जो टैक्स देती हैं, वो सब आपके हो जाते हैं डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट पहले बहुत सारे होते थे, जैसे वैट होता था, एंट्री टैक्स होता था, आजकल ज़्यादा नहीं बचे। जीएसटी जब से आया है तब से एक मेजर इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है, इसके अलावा कस्टम्स है, कहीं कहीं पे वैट वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो अगर देश का बजट मान लीजिए 100 रुपये का है, तो कमाएंगे कहाँ से और खर्च कहाँ से करेंगे? तो भैया अगर देश का बजट 100 रुपये का है तो उसमें से 27% यानी 27 रुपये आपको प्रत्यक्ष कर से मिल रहे हैं और 26 रुपये आपको अप्रत्यक्ष कर से मिल रहे हैं। यानी करीबन 53%, 53 रुपये जो 100 रुपये में से हैं वो टैक्स से आ रहा है। तो इससे समझ में आ जाता है कि भाई सरकार के लिए टैक्स कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, टैक्स के बाद बात करेंगे नॉन टैक्स की। अब नॉन टैक्स यानी क्या? यानी सरकार की एक ऐसी कमाई जो हर साल होगी लेकिन टैक्स नहीं है। अब ऐसी कौन सी कमाइयाँ हो सकती हैं? अब भाई भारत सरकार की बहुत सारी कंपनियां हैं, पीएसयूज़ हैं, भाई कुछ ना कुछ मुनाफा करती हैं, तो जिसका डिविडेंड या प्रॉफिट आता है, भाई लाभांश, वो नॉन टैक्स में आ गया। भारत सरकार ने हो सकता है कई लोगों को लोन दिया हो, तो भाई उसका इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा, वो किस में आ जाएगा? वो नॉन टैक्स में आ जाएगा। भाई हो सकता है कि भारत सरकार को दूसरे देश कई बार अनुदान देते हैं, ग्रांट्स जिसको हम कहते हैं, तो भाई दूसरे देशों ने कुछ दिया है, वो ग्रांट्स आ जाएंगे भैया। अच्छा, भारत सरकार चाहे तो आप लोगों पे पेनल्टी लगा सकती है, फाइन लगा सकती है। आप जाते हैं ना बिना हेलमेट के गए और आप पे टैक्स, आपके ऊपर फाइन लग गया, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? नॉन टैक्स में। तो ये भारत सरकार की कमाई कितनी है? उससे 6%। यानी कुल मिला के 59 रुपीज़ 100 रुपये में से 59 रुपये करीबन हम रेवेन्यू रिसीट से यानी शॉर्ट टर्म से कमाते हैं। ये आपकी हो गई शॉर्ट टर्म की कमाई। इसके सामने आपके शॉर्ट टर्म के खर्चे भी होंगे, यानी ऐसे खर्चे जो आप हर साल करने वाले हैं। अब भाई देखिए भारत सरकार के बड़े बड़े खर्चे कैसे हो गए, तो भाई आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि भारत सरकार का एक बहुत बड़ा खर्चा है इंटरेस्ट यानी ब्याज। यानी भारत सरकार ने इतना लोन ले रखा है कि उसको उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्याज भी भरना पड़ता है। तो पिछले साल भारत सरकार ने 6,92,900 करोड़ रुपए के आसपास का इंटरेस्ट भरा है, जो हमारे देश के कुल बजट का 20% है। तो ठीक है, थोड़ी तकलीफ़ की बात है, लेकिन जो है वो है। डिफेंस यानी रक्षा में हम 8% व्यय करते हैं। सब्सिडीज़ में यानी आर्थिक सहायता आपने देखा होगा कि भाई अलग अलग प्रकार की, जैसे कई स्कूल में मिलती है या फिर घर में आपको रसोई गैस वगैरह की मिलती है, बिजली का बिल कम हो जाता है, ये सब सब्सिडीज़ यानी आर्थिक सहायता 9% का खर्चा है। और पेंशन आप जानते हैं, जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है उसको भी हमको कुछ पैसा देना पड़ता है, तो 5%। और भी बहुत सारे खर्चे हैं, लेकिन हमने बड़े बड़े हेडिंग की बात किया। ठीक है साहब, अब सवाल आता है कि शॉर्ट टर्म की आपकी कमाई ज़्यादा है या शॉर्ट टर्म का आपका खर्चा ज़्यादा है। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि भाई शॉर्ट टर्म की कमाई का लेवल हमने इतना रखा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के खर्चे का लेवल हमने इतना रखा है, यानी कमाई से ज़्यादा आपका खर्चा है। यानी कि आज की तारीख में आपको हो रहा है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसको हम कहते हैं राजस्व घाटा। अब जब हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे की, यानी शॉर्ट टर्म की कमाई और शॉर्ट टर्म के खर्चे के बीच का डिफरेंस, यानी सरकार कितनी एफिशिएंट थी, एक साल में उसने कमाया कितना और खर्च कितना किया। तो जाहिर सी बात है सरकार ने कमाया कम और खर्च ज़्यादा किया। कितना? तो करीबन 14,55,998 करोड़ रुपए। ये हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व घाटा है, जो हमारी जीडीपी का करीबन 7.5% है। ये जो घाटे निकाले जाते हैं वो जीडीपी के कंपैरिजन में निकाले जाते हैं।
अब भाई अगर आपकी कमाई कम है और खर्चा ज़्यादा है तो घाटा हो गया है। अब घाटा हो गया तो घाटे की पूर्ति होगी। मान लीजिए आपकी 10,000 रुपये की तनख्वाह है, आपने 12,000 का खर्चा कर लिया, 2,000 का घाटा हो गया। अभी 2,000 का घाटा पूरा कैसे होगा? 2,000 का घाटा पूरा होगा जब आप या तो कोई पुरानी संपत्ति आपकी बेचेंगे या कोई नया लोन लेंगे। तो सरकार को भी यही करना पड़ता है। ये जो घाटे पूरे करने हैं ये शॉर्ट टर्म से तो नहीं हुए, तो कहाँ से पूरे होंगे? लॉन्ग टर्म से पूरे होंगे। यानी अब ये पैसा आपके पास कहाँ से आएगा? नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट यानी जिससे, डेट यानी उधारी, नॉन डेट यानी जिससे उधारी नहीं होती, ऐसा रिसीट लॉन्ग टर्म का। यानी इसमें क्या आएगा? यानी पहला इसमें आ जाएगा आपका डिसइन्वेस्टमेंट। यानी भारत सरकार हो सकता है अपने संपत्तियां, बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें अपना हिस्सेदारी बेचती हैं दूसरे देशों को या दूसरे लोगों को, तो वो जो पैसा आता है वो लॉन्ग टर्म की कमाई है, लेकिन उससे उधारी नहीं पड़ती। और दूसरी चीज़ जो इसमें आ जाती है कि जो पुराने लोन भारत सरकार ने दूसरों को दिए हैं उसका कुछ रीपेमेंट आ गया। तो भाई इस प्रकार से जो आपकी कमाई हुई इसको नॉन डेट कैपिटल रिसीट बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है लेकिन ओके। इससे हमने कितनी कमाई की? 5%। और बाकी का पैसा कहाँ से आया साहब? वो आया बोरोइंग से। बोरोइंग से यानी उधार से। कितना है साहब? 36%। अच्छा, इस साल कुछ ज़्यादा ही है, हर साल इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ज़्यादा होता है, इतना नहीं होता। स्थिति ये बन रही है क्योंकि हमने घाटा किया, क्योंकि हमने कमाई कम की, खर्च ज़्यादा किया तो घाटा किया। घाटा किया तो घाटा पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ा, और उधार लेने के लिए जब हमने उधार लिया तो उधार का हमको चुकाना पड़ेगा ब्याज। अब जाहिर सी बात है हमने और उधार ले लिया है। अब और उधार ले लिया है तो अगले साल और ब्याज आएगा, और ब्याज आएगा तो अगले साल हमारा खर्चा और बढ़ेगा, खर्चा और बढ़ेगा तो हमारा घाटा और बढ़ेगा, घाटा और बढ़ेगा तो भैया और लोन लो। समझ रहे हैं? ये विशियस सर्कल आ गया। एक दिन आएगा, भगवान ना करे, कि जब आपकी कमाई से ज़्यादा आपका ब्याज होगा। ऐसी पोजीशन को डेट ट्रैप, डेट ट्रैप यानी उधारी का जाल कहा जाता है। डेट ट्रैप, डेट ट्रैप में हम ना आए, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन शायद कुछ तकलीफें हो सकती हैं। यानी आज की तारीख में क्योंकि हमारी कमाई से ज़्यादा हमारा खर्चा है तो हम पे उधारियाँ बढ़ रही हैं, और उधारियाँ कहीं ना कहीं हमारे लोन वगैरह को बढ़ा रही हैं, हम पे प्रेशर डाल रही हैं। 2 सेकंड के लिए सोचें, 2 सेकंड के लिए मात्र सोचें, ये जो हमारा घाटा हुआ है ना 14 लाख करोड़, 14.5 लाख करोड़ का, 2 सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि उल्टा हुआ होता। यानी हमारी कमाई ज़्यादा होती और खर्चा कम होता। यानी 14 लाख करोड़ का हमारे पास क्या होता? रेवेन्यू डेफिसिट की जगह रेवेन्यू सरप्लस होता। अगर वो पैसा ज़्यादा होता तो उसका उपयोग कहाँ होता? पुरानी संपत्तियाँ बेचने की जगह क्या हम नई संपत्तियाँ नहीं बनाते? और क्या लोन लेने की जगह हम पुराने लोन नहीं चुकाते? जाहिर सी बात है 14 लाख करोड़ की हो सकता है आप लोन चुका देते हैं। अब जैसे ही आप लोन चुकाएंगे तो क्या आपका ब्याज कम नहीं होगा अगले साल? बिल्कुल होगा। ब्याज कम होगा तो खर्चा कम होगा, खर्चा कम होगा तो मुनाफा बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा तो आप और लायबिलिटी चुका पाएंगे। इन्हें दिक्कत क्या है? होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि आपको शॉर्ट टर्म से पैसा आना चाहिए और जिसका उपयोग लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। यानी कमाई शॉर्ट टर्म की होनी चाहिए और खर्चा लॉन्ग टर्म का। लेकिन असलियत में क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है लॉन्ग टर्म से और उसका उपयोग हो रहा है शॉर्ट टर्म में। यानी अगर एक लाइन में हमें अपने देश के बजट की दुर्दशा बतानी है तो हम बता सकते हैं कि लॉन्ग टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि शॉर्ट टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल होना चाहिए। अब हमारे मन में जो नया सवाल आएगा, क्या एक्चुअली हमारे देश की सिचुएशन हम सुधार सकते हैं कि नहीं? तो डेफिनेटली सुधार सकते हैं। मुझे याद आता है एक फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का सीन, जिसमें एक गांधी जी को फ़ोन जाता है एक व्यक्ति का, और वो व्यक्ति पूछता है गांधी जी से कि गांधी जी मैंने 7 लाख का नुकसान कर दिया, मैं इसको पूरा कैसे करूं? गांधी जी कहते हैं बहुत आसान है, कमाई बढ़ाओ और खर्चा कम करो। तो हमारे देश को भी क्या करना है? कमाई बढ़ानी और खर्चा कम करना है। सवाल यह है कि कमाई कहाँ से बढ़ाई जाए, शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से? क्या हम ये कमाई टैक्स और नॉन टैक्स से बढ़ाएं, या हम अपने देश की संपत्ति बेच के और लोन लेके बढ़ाएं? तो जाहिर सी बात है साहब, कमाई कहाँ से बढ़ानी है? आपको शॉर्ट टर्म से बढ़ानी है। यानी सरकार की मजबूरी है टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाना। शायद आप जानते होंगे कि भारत में करीबन 5.5% लोग के आसपास ही
इनकम टैक्स का इनकम टैक्स रिसीट ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, और उसमें से 3.5% ही आसपास एक्चुअली टैक्स देते हैं। और आप और हम दोनों जानते हैं कि देश में सिर्फ 3.5% लोग टैक्स नहीं बना रहे, भरने के कगार पे नहीं है, उससे ज़्यादा लोग कमाते होंगे पैसा। GST डिमोनेटाइजेशन, ये प्रयास था कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाई जाए जो टैक्स भरें। तो GST और डिमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, ये देखने के लिए सिर्फ आप देश में टैक्स पेयर्स की संख्या देख लीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ भैया टैक्स की पेयर्स की संख्या बढ़ी है, यानी ये हमारी पॉलिसी सफल रही, और अगर उतनी नहीं बढ़ी तो वो असफल रही, लेकिन वो किसी और दिन की चर्चा। खर्चा कम कहाँ करें? तो भाई ब्याज तो तभी कम होगा जब लोन कम होगा, तो वो तो आगे की बात है। डिफेंस पे पैसा खर्चा कम करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम शायद ये देख सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ डिफेंस में ऐसा खर्चा हो रहा है जो बहुत ज़रूरी नहीं है, शायद हम वहाँ कम कर पाएँ, सरकार देखती रहती है। लेकिन सब्सिडीज़ यानी आर्थिक सहायता एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम शायद पैसा थोड़ा कम कर सकते हैं। राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ, लेकिन गरीब की जेब में केवल 15 पैसा पहुँचता है। तो बीच का 85 पैसा कहाँ गया? ये कहीं ना कहीं मीडिएटर्स खा गए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो मिडिल मैन 85 पैसा खा रहा है वो कम हो जाए। तो भारत सरकार की जो योजना है DBT वगैरह वाली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसमें हम डायरेक्टली लोगों को पैसा उनके खाते में डाल देते हैं मीडिएटर को हटा के, वो उसी तरफ हमारा एक प्रयास है। तो ये प्रयास हमें बढ़ाने पड़ेंगे। पेंशन आप जानते हैं कि पेंशन उस व्यक्ति को दी जाती है जो व्यक्ति रिटायर हो चुका है सरकारी नौकरी करके। अब भैया भारत सरकार ने इसीलिए 2005-2008 के आसपास नए लोगों को पेंशन देने के से मना कर दिया है। पहले आप जानते होंगे कि भाई जब आदमी नौकरी पे जाता था, सरकारी नौकरी पे, तो पहले बोलते थे हाँ भाई रिटायर हो गए तो पेंशन मिलेगी। अब हम पहले बोलते थे भैया पेंशन नहीं मिलेगी, अपना देख लो। तो कहीं ना कहीं इसीलिए हमने पेंशन के खर्चे को स्टेबल किया है। जब बजट की बात की जाती है तो साथ में डेफिसिट्स की बात की जाती है हिंदुस्तान में, यानी घाटों की। तो एक की तो हमने चर्चा कर ली थी, रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे की। ऐसे एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है बजटरी डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, और एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। इसमें से हम बजटरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की चर्चा नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन 2 महत्वपूर्ण घाटे बचे हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटे का मतलब क्या? देखिए साहब, कुछ कमाई की, कुछ खर्चा किया, लेकिन अंत में आपको कुछ लोन लेना पड़ा। कितना लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी वो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, यानी राजकोषीय घाटा होता है। भाई देखिए, कुछ टैक्स से कमा लिया, कुछ नॉन टैक्स से कमा लिया, इवन कुछ संपत्ति बेच के कमा लिया, लेकिन लोन लेना पड़ा। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज की तारीख में आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो करीबन 18.5 लाख करोड़ का है, यानी इतनी आपको कहीं ना कहीं बोरोइंग्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देश के हमारे GDP का 9.5% है, काफ़ी ज़्यादा है। FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है भारत का, जिसमें कहा जाता है कि भैया ये जो फिस्कल डेफिसिट है 3% यानी 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई सरकारों ने कोशिश भी की, 3.5% तक हम ले भी आए थे, लेकिन कोरोना के कारण इस बार क्योंकि हमारा पूरा अपसाइड डाउन हो गया बजट, तो इस साल हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.5% है, थोड़ा ज़्यादा है। अच्छी बात यह कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ज़्यादा है तो ज़्यादा है, डेफिसिट ज़्यादा होगा लेकिन हम करेंगे, ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिसिट पढ़ेंगे, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। अब देखिए साहब, इसको ऐसे मानिए कि आपने अपनी खुद की एक बिज़नेस स्टार्ट करी, बड़ा अच्छा बिज़नेस चला और आपने 10 लाख रुपए साल के अंत में कमा लिया और आप बहुत खुश थे। फैमिली वालों को बताया, यार देखो अपन ने तो बहुत बढ़िया काम किया। फैमिली वालों ने कहा भैया हमारे ख़ानदान पे एक बहुत बड़ा लोन है जिसका ब्याज ही 15 लाख रुपए है। अब ये 15 लाख का ब्याज कौन भरेगा? भाई तू ही भरेगा, तू ही कमा रहा है। यानी 10 लाख के मुनाफे में से आपको वो 15 लाख का ब्याज भरना है। यानी जहाँ सुबह तक आप खुश थे कि मैं 10 लाख के मुनाफे में हूँ, वहीं शाम तक आप दुखी हो गए, कहेंगे यार 5 लाख का घाटा आ गया। उसी वक्त रात को आपका एक दोस्त आपसे मिलना है और उसने कहा अरे भैया लास्ट ईयर तूने धंधा चालू किया था, कमाई कितनी हुई? तो वो कहेगा यार 5 लाख का घाटा हो गया। तो दोस्त क्या कहेगा, अरे यार तुमको धंधा करना नहीं बनता। तो तुम क्या कहोगे? कहेगा भैया मुनाफा ही था, सिचुएशन बेहतर ही थी, अगर वो ब्याज नहीं भरना पड़ता जो पुराना था तो शायद स्थितियाँ कुछ अलग होती। वैसे ही जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है
अगर हम उसकी इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी वगैरह इस घाटे पे देखेंगे 18.5 लाख करोड़ पे, तो थोड़ा सा गलत है। क्योंकि भैया जो इतना लंबा चौड़ा ब्याज भर रहे हैं कि ये पूरा का पूरा लोन इसी गवर्नमेंट ने लिया है, हो सकता है पुरानी सरकारों ने भी लिया हो, तो बोल सकते हैं ना नरेंद्र मोदी कि भैया मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल थोड़ी उतने ब्याज के लिए। अगर मुझे ये ब्याज नहीं देना होता तो क्या असर होता, तो क्या स्थिति होती, वो मेरा परफॉर्मेंस है। तो भैया उसको यानी कि फिस्कल डेफिसिट में से जब हम ब्याज का जो रीपेमेंट है उसको हटा देते हैं तो हमको मिलता है प्राइमरी डेफिसिट यानी प्राथमिक घाटा, जो आज की तारीख में करीबन 11.5 लाख करोड़ का है और हमारे देश की जीडीपी का 5.9% है। कई बार आपने एक शब्द सुना होगा डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ होता है कि भैया जो लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है भारत सरकार को, वो लोन लेगी कहाँ से। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था, राजकोषीय घाटा था, वो करीबन 18.5 लाख करोड़ का था। अब भैया लोन आएंगे कहाँ से, बोरोइंग के प्रकार क्या होंगे। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है मार्केट बोरोइंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल्स, ये आपने शब्द शायद सुने होंगे। तो 13.25 लाख करोड़ करीबन यहाँ से आ जाएगा। सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, अब आपने बहुत सारी स्कीमें सुनी होंगी ना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना वगैरह, ये सब आ जाती हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। इससे 4,80,000 करोड़ के आसपास वहाँ से आ जाएगा पैसा। चुकाना है गवर्नमेंट को, बाद में चुकाएंगे, अभी तो आने दो। स्टेट प्रोविडेंट फंड, राज्यों का जो प्रोविडेंट फंड होता है, संचित निधि वगैरह, वहाँ से वो पैसा लेंगे 18,000 करोड़ रुपए। इंटरनल डेट यानी आंतरिक ऋण, देशवासियों से जो लोन लिया है 39,000 करोड़ के आसपास का। और एक्सटर्नल डेट यानी बाहर के देशों से जो लोन लिया है वो आपका करीबन 54,000 करोड़ का। अब अगर आप ये सारे फिगर्स ऐड करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये बोरोइंग्स के बराबर हो, थोड़ा कम ज़्यादा होगा, क्योंकि सरकार एग्जैक्टली उतना ले ज़रूरी नहीं है, थोड़ा कम या ज़्यादा ले सकती है। तो कई बार हमारे मन में ये सवाल भी आता होगा कि आखिरकार भारत सरकार पर टोटल लोन कितना है। देखिए, जो 18.5 लाख करोड़ का इस साल का हमारा जो लोन है वो तो केवल इस साल की बात है, कुछ पुराना भी तो रखा होगा। तो बजट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार भारत का जो टोटल लोन है, टोटल डेट है, वो 121 लाख करोड़ से ऊपर है। जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन है भारत में, लोगों को लगता है कि बाहरी ऋण, एक्सटर्नल डेट हम पे बहुत है, कहते हैं ना यार विदेशियों से बहुत लोन ले रखा है। लेकिन अगर आप इसकी कंपोजिशन देखोगे तो इंटरनल, आंतरिक ऋण यानी भारत के लोगों से लिया जो लोन है वो 117 लाख करोड़ है 121 में से, और बाहर से लिया वो कितना है 3,82,000 करोड़ के आसपास। यानी जो इंटरनल डेट है यानी भारतीयों से जो लोन लिया है वो 96.85% है देश में, और जो बाहर से लिया वो मात्र 3.15% है। तो बाहर से बहुत लोन हो गया, ये सब सोच के हमको बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट पॉइंट की हम चर्चा करेंगे जिसको हम कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशो। इसका अर्थ होता है डेट यानी उधारी, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी हमारे देश की राष्ट्रीय आय। यानी अगर हमारे देश की राष्ट्रीय आय 100 रुपये तो हम पे टोटल लोन कितना है। अगर हम इन फिगर्स की बात करें एट प्रेजेंट जो हमारे पास अवेलेबल है, तो भारत का डेट टू जीडीपी रेशो करीबन 62.37% है, जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमको बहुत लोन लेने पड़े। साथ में हमारी जीडीपी भी बढ़ रही थी, हर साल हमारा जीडीपी बढ़ा, लोन बढ़ा, लेकिन जीडीपी ज़्यादा बढ़ा, बेस ज़्यादा बढ़ा, लोन कम बढ़ा, तो ये रेशो थोड़ा अच्छा हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली कोरोना के कारण हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी हैम्पर हुई है, लोन अपनी जगह पे, तो लोन थोड़े और आएंगे। तो अभी हमें लग रहा है कि आने वाले वक्त में हमारा डेट टू जीडीपी रेशो और बढ़ जाएगा, जो 87.6% हो जाएगा। लेकिन अगेन घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, भारत सरकार खर्च कर ही रही है पैसा, तो आने वाले वक्त में ये सारे के सारे जो रेशोज़ हैं वो आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। इस वीडियो का एक ही उद्देश्य था कि बजट की बारे में हम अगली लेक्चर में ज़रूर बात करेंगे कि भाई बजट में इस बार में क्या क्या नए घोषणाएं हुई, लेकिन कम से कम बजट क्या होता है, देश की फाइनेंशियल स्थिति क्या है, वो हमको समझ में आना चाहिए। कई बार हम बिना सोचे कह देते हैं कि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, देश की परवाह नहीं है, और हमको समझना चाहिए कि शायद हमारे पास इसके अलावा कोई और कोई ज़रिया नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।